Hello physios, I welcome you all to our channel फिजियो विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटर्न्स, टाइमिंग एंड द रिदम ऑफ द मूवमेंट। कि अगर हमारी बॉडी पर कोई भी मूवमेंट हो रही है उसका क्या पैटर्न, कैसी उसकी टाइमिंग और कैसा उसका रिदम हो। बेसिक सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मूवमेंट का एक पार्ट है ये, ठीक है। सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ मूवमेंट। पैटर्न ऑफ मूवमेंट की हम अगर बात करें कि द वेरियस मूवमेंट दैट अकर इन अवर बॉडी, एंड पैटर्न में हम ना दो चीजों की बात करेंगे। किस किस की बात करेंगे? साइड एंड डायरेक्शन। किस किस की बात करेंगे? साइट एंड डायरेक्शन। साइट मतलब मूवमेंट किस बॉडी पार्ट मतलब किस जॉइंट पे हो रही है, और डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग एंड आई एम डूइंग द पेंडुलर मोशन एट माई शोल्डर जॉइंट। यहाँ पर साइट क्या है? शोल्डर जॉइंट। डायरेक्शन क्या है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन, दैट इज एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर मोशन। फिर इस पे हम अगर बात करें कि अगर हम फंक्शनल एक्टिविटी, द मूवमेंट पैटर्न विच अकर ड्यूरिंग द फंक्शनल एक्टिविटीज यूजुअली अकम्पनी द मूवमेंट एट वेरियस जॉइंट ऑफ अवर बॉडी। जब मैं आर्म्स को स्विंग भी कर रहा हूँ, शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ये दोनों, और साथ में हमारे रिस्ट जॉइंट्स भी मूवमेंट कर रहे हैं, साथ साथ में हमारा कुछ ट्रंक भी मूवमेंट करता है। यानी कि जब हम फंक्शनल मूवमेंट की बात करें तब जो पैटर्न है मूवमेंट का वो काफी जॉइंट्स के साथ मिलकर बनता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर मोशन नहीं कर सकते। यानी कि द मूवमेंट कैन बी फंक्शनल मूवमेंट व्हिच इन्वॉल्व द several joint motions, and it also can be movement at a specific or a single joint which are derived from the functional movement। मतलब इन्हीं फंक्शनल मूवमेंट से हम डिराइव करते हैं किसी लोकलाइज मूवमेंट को भी। तो ये था हमारा पैटर्न ऑफ मूवमेंट की बात। फिर अगर हम बात करें टाइमिंग, टाइमिंग मतलब टाइमिंग इज द सीक्वेंस ऑफ मसल कंट्रैक्शन। मतलब जो हमारा मसल कंट्रैक्शन है वो कैसे कैसे होना चाहिए, यानी कि उसका क्या सीक्वेंस होना चाहिए। इसको हम 3 ग्राफ से पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है इसमें जो टाइमिंग है, द टाइमिंग इज गुड। इसका मतलब, अब एक चीज जरा इसको ध्यान से समझना, टाइमिंग में सीक्वेंस की बात होनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ we have to focus on a line that the force of contraction which is produced by the muscle during a particular movement must be maximum when the superimposed force is there। यानी कि हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स है वो मैक्सिमम हो, लेकिन कब मैक्सिमम हो? जब हमें कोई सुपर इम्पोज रेजिस्टेंस है। ऐसे नहीं कि रेजिस्टेंस बाद में आई और हमने पहले ही मैक्सिमल एफर्ट कर दिया, या इसका उल्टा, यानी कि रेजिस्टेंस अभी आई नहीं, आके चली गई और फिर हमारा मैक्सिमल एफर्ट हो रहा है। इसको एक एग्जांपल समझेंगे। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ क्रिकेटर, if he is trying to catch a ball then he must have the timing that when the ball hits on its hand it just contract its muscles and catch it। और लेकिन अगर वो पहले या बाद में ये चीज कर लेगा तो मूवमेंट इनएफिशिएंट हो जाएगी, which result in the inefficient motion and inefficient action performance। ठीक है, देखो गुड टाइमिंग में क्या है, ये पहली मसल कंट्रैक्शन और जो दूसरी मसल कंट्रैक्शन है वो थोड़ा सा इसके बाद आया है। देखो थोड़ा सा बाद, यानी कि एक थोड़ा सा हमें रेस्ट इंटरवल होना ही चाहिए। फिर अगर हम टू स्लो की बात करें, पहली कॉन्ट्रैक्शन आ गई लेकिन फिर उसके बाद काफी टाइम के बाद हमारी दूसरी कॉन्ट्रैक्शन आई। और टू फास्ट, देखो पहली कॉन्ट्रैक्शन अभी चली रही थी कि अगली कॉन्ट्रैक्शन भी आ गई। सो दीज आर द 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गुड टाइमिंग, टू स्लो एंड टू फास्ट टाइमिंग। ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन भी करेंगे वहां पर भी हमें टाइमिंग एंड रिदम का तो वहां पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सो दैट वी हैव अ बेनिफिट ऑफ द पर्टिकुलर मैन्यूवर। ठीक है, पैटर्न और टाइमिंग हो गए। फिर हम बात करेंगे रिदम। रिदम में क्या है? अगर हम रिदम की बात करें तो हमें 2-3 बॉडी पार्ट्स ही याद आते हैं। द फर्स्ट इज आवर हार्ट, दैट इज इट डू द pumping of the blood and it never get fatigued।
because the contraction which are produced by the heart muscle are in a rhythmic way, that is contraction is followed by relaxation, contraction is followed by relaxation, यानी कि यहाँ पर जो रिदम है वो मेंटेन्ड है, पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, और जो रिलैक्सेशन वाला टाइम है उस टाइम में क्या होता है, मसल्स को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिलता है और उसके जो मेटाबोलाइट्स बने हैं वो सब निकल जाते हैं। अब एक और जगह हमें ये एग्जांपल मिलती है, दैट इज आवर इंस्पायरेटरी मसल, वी कॉन्स्टेंटली रेस्पिरेट एंड ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, यानी कि यहाँ पर भी हमारे मसल्स, इंटरकोस्टल मसल आर वर्किंग डे एंड नाइट विदाउट एनी स्टॉपेज। क्यों? क्योंकि उनका एक अच्छा रिदम मेंटेन है, यानी कि रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमें फैटीग ना हो। फिर आप सोचोगे कि क्या स्केलेटल मसल में भी ये सब होता है? यस। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी हाइकर की बात करें जो कि काफी टाइम तक वॉकिंग से डिस्टेंस कवर करते हैं, वो अपना एक कांस्टेंट रिदम को मेंटेन करते हुए मूवमेंट करते हैं, ठीक है, और जिससे उन्हें फैटीग जल्दी नहीं होता। और जो रिदम है वो एज के ऊपर भी डिपेंड करता है, दैट इज इन चाइल्ड इट इज मोर देन अडल्ट एंड अडल्ट है मोर देन एल्डरली। इसका मतलब ये हम रिदम जो बात करें ना, इट इज अ नेचुरल रिदम, नेचुरल रिदम। अब अगर हम किसी बच्चे को वॉक करता देखें, चाइल्ड विच इज 8 to 9 or 10 year old, he will walk quite fast, whereas adult will be slight slow and elderly will be slow. That is the natural body rhythm is present. और जब भी हम इस रिदम से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं अपनी मूवमेंट को, तो क्या हो जाता है, हमारी टाइमिंग इफेक्ट हो जाती है, टाइमिंग इफेक्ट हो गई। और अगर टाइमिंग इफेक्ट हुई यानी कि टू फास्ट या टू स्लो हुई, देन द एफिशिएंसी विल रिड्यूस। तो ये थी हमारी रिदम की बात। अब तक हमने पैटर्न्स, रिदम एंड द टाइमिंग ऑफ मूवमेंट को समझ लिया है। एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आपके साथ और ऐड करूंगा, इट इज अ नर्वस कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट। जब भी हम मूवमेंट करते हैं, वी नो इट इज थ्रू द मोटर यूनिट्स, और ये जो मोटर यूनिट है उनके जो सेल बॉडी होते हैं वो होते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल में, और वहां से निकल के किसी पर्टिकुलर मसल को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, दैट इज द मोटर सप्लाई, मसल में आ गया। अब जब भी ये स्टिमुलेट होगा, दैट इज द सेल बॉडी ऑफ द मोटर यूनिट और द मोटर न्यूरॉन जब एक्टिवेट होगा, तब वो सिग्नल वहां से निकलकर एंटीरियर हॉर्न से निकलकर कहां आ जाएंगे, मसल में, एंड प्रोड्यूस कंट्रैक्शन। यू माइट बी थिंकिंग देन व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट गिव सिग्नल टू द एंटीरियर हॉर्न सेल? इट इज द सीएनएस एंड अदर बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स मतलब हमारे प्रोप्रियोसेप्टर्स की बात हो रही है। तो ये था हमारा नर्वस कंट्रोल ऑफ मोशन। अब यहाँ पर जो मूवमेंट होगा या मोशन होगा वो दो तरह का हो सकता है, वो वॉलेंट्री या एक रिफ्लेक्स मूवमेंट भी हो सकता है, और रिफ्लेक्स, एंड यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। वॉलेंट्रीली द मूवमेंट अकर अंडर द कॉन्शियस एफर्ट, while the reflex movement is under the sensory control without the conscious control and it occur immediately। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार फिर से हम इसको समराइज करेंगे। सबसे पहले पैटर्न में हमने क्या पढ़ा, साइट एंड डायरेक्शन। फिर हमने कहा कि फंक्शनल मोशंस में हमारे काफी जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अगर हम मतलब एक पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर मूवमेंट करें तब भी वो मूवमेंट होता है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंक्शनल मूवमेंट। फिर हमने टाइमिंग की बात की। टाइमिंग में हमने गुड टाइमिंग, टू स्लो एंड टू फास्ट टाइमिंग की बात की, जिसमें से हमें गुड टाइमिंग ही चाहिए, क्योंकि अगर फास्ट और स्लो हो जाएगी तो मूवमेंट विल बिकम इनएफिशिएंट। रिदम में मैंने पहले आपको हार्ट, इंस्पिरेटरी मसल्स की एग्जांपल दी, फिर मैंने आपको स्केलेटल मसल में हाइकर्स की एग्जांपल दी, जो कि लगातार ही काफी समय के लिए वॉक करते हैं विदाउट गेटिंग फैटीग। क्यों? बिकॉज दे वॉक विद द मेंटेन्ड रिदम। ठीक है, फिर हमने नर्वस कंट्रोल की बात की। स्पाइनल कॉर्ड से जो एंटीरियर हॉर्न सेल है वो निकलते हैं एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से, वहां से जाके वो मसल्स में सप्लाई देते हैं। और एंटीरियर हॉर्न सेल कहां से नर्व इंपल्स को लेता है? इट रिसीव्स द इंपल्सेस फ्रॉम सीएनएस एंड अदर बॉडी पार्ट्स। सो दिस वाज टुडेस लेक्चर। थैंक यू टू वन एंड ऑल।